अरे मैं परिचय आप देखो मेरे बेटे खोल के मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे जो आज के अतिथि हैं माननीय सुरेश भैया जी जोशी जी जो पूर्व सरकावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो कृपया मंच पर आए। मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्री धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार है वो हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच मौजूद हैं श्री आदर्श गोयल जी चेयरमैन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उससे पहले उड़ीसा गुवाहाटी में भी आपको चीफ जस्टिस अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हमारे बीच मौजूद हैं श्री गजेंद्र सिंह संधू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय विकास परिषद। हमारे बीच श्री एस.एन. अग्रवाल जी पूर्व न्यायाधीश पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय जो इस पुस्तक रचित भी हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच मौजूद हैं और क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ तो हमारे बीच मौजूद मुझे बहुत खुशी हो रही है परिचय कराते हुए। हमारे बीच मौजूद है जस्टिस सिद्धार्थ मुदुल जी, हमारे बीच मौजूद हैं जस्टिस तबन जी, हमारे बीच मौजूद हैं जस्टिस रजनीश भटनागर जी, हमारे बीच में नेशनल कंज्यूमर फोरम स्टेट की मेंबर पिंकी मैम हमारे बीच मौजूद हैं और इसी साथ ही हमारे बीच में एम्स से हमारे डॉक्टर्स हमारे बीच मौजूद हैं और हमारे बीच में कमिश्नर गुड़गांव हमारे बीच मौजूद हैं। दिव्य दर्शन जी अधिवक्ता है इसलिए माननीय जजेस को तो जानते हैं परिचय है इसलिए उन्होंने परिचय करवा दिया है। हमारे बीच में देशव्यापी देश भर के उद्योगपति है श्री आर.जी. धानुका रामगोपाल धानुका ग्रुप के सीएमडी वो हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय भैया जी आगे मंच पे आदरणीय धर्मेंद्र जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर सिंह संधू जी से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल विकास परिषद है वो कृपया मंच पर है। मैं अनुरोध करूंगा इस पुस्तक के लेखक श्री एस.एन. अग्रवाल जी जो पूर्व न्यायाधीश पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय है वो कृपया मंच पर आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और 2009 से 2021 तक उन्होंने बहुत बखूबी अपने दायित्व को निभाया था। और सबसे बड़ी बात ये कि आपका जो जन्म दिवस है वो 1947 है और हम आज इस वर्ष में आज़ादी का महोत्सव अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसी महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में इस पुस्तक का भी आज अनावरण हो रहा है और जैसे कि हमारा 75 इयर्स का ये सफर आज़ादी का रहा तो माननीय श्री सुरेश भैया जोशी जी भी अपने 75वें वर्ष में है तो सर ये कोइंसिडेंट है और बहुत ही प्यारा कोइंसिडेंट मैं इसको कहूँगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं वो भारतीय एबीवीपी के राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपना वर्क किया है और उड़ीसा से आप आते हैं। श्री आदर्श गोयल जी जो वर्तमान में चेयरमैन एनजीटी हैं, इससे पहले उड़ीसा और गुवाहाटी में आप चीफ जस्टिस रहे हैं और उसके बाद में आपको सर्वोच्च न्यायालय में भी एज ए जस्टिस अपनी सेवा दे चुके हैं। हमारे बीच जो गजेंद्र सिंह संधू जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय विकास परिषद के, आप उत्तराखंड में प्रैक्टिस करते हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट में और आरएसएस के प्रधान संचालक भी आप रहे हैं। श्री एस.एन. अग्रवाल जी
श्री एस एन अग्रवाल जी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपना कार्यकाल की सेवाएं आपने दी हैं और बहुत ही एक प्यारी पुस्तक जो मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच आपके द्वारा आ रही है सर, उसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं अनुरोध करूंगा आप सभी महानुभावों से कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आए। किसी भी पावन अवसर पर दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति का हिस्सा है। खड़े हो जाए, वंदे मातरम के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी, शुभदर्शोभनी, सुभाषिणी, सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अतिथि देवो भव में जो आज के अतिथि हमारे हैं उनके सम्मान के लिए सबसे पहले माननीय सुरेश भैया जी जोशी जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री गजेंद्र सिंह संधू जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास परिषद हैं, वो कृपया आए और माननीय सुरेश भैया जोशी जी का प्रतीक चिन्ह देकर के और शाल देकर के उनका सम्मान करें। जी का सम्मान करें। मैं अनुरोध करूंगा भारत विकास परिषद तरफ से श्री आदर्श गोयल जी जो चेयरमैन एनजीटी हैं, उनके स्वागत के लिए श्री एस एन अग्रवाल जी जो पूर्व न्यायाधीश पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय हैं, वो कृपया माननीय आदर्श गोयल जी का स्वागत करें। मैं श्री गजेंद्र सिंह संधू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष विनीत जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और श्री गजेंद्र सिंह संधू जी का शॉल से स्वागत करें। मैं श्री श्याम शर्मा जी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं,
उनमें स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहूँगा श्रीमती रश्मि गोयला जो रीजनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कृपया आएं और श्री श्याम शर्मा जी का स्वागत करें। आपसे जो तालियों के लिए अनुरोध रहेगा प्लीज। जैसा कि हम सबको विदित है कि जो ये बुक है द रिवोल्यूशनरीज शेड्स देयर ब्लड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो जो इसके रचयिता हैं श्री एस.एन. अग्रवाल जी, जो पूर्व जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैं, तो इस पुस्तक के विषय में मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द हम लोगों के बीच में रखें। श्री एस.एन. अग्रवाल साहब, प्लीज सर। पूज्य जोशी साहब, श्री ऑनरेबल श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मिनिस्टर फॉर एचआरडी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आदर्श गोयल, चेयरपर्सन एनजीटी, सुरेश जैन साहब, श्री संधू साहब, नेशनल प्रेसिडेंट भारत विकास परिषद, अदर डिग्निटरीज ऑफ डायस एंड ऑफ द डायस एंड डियर स्टूडेंट्स, प्रेस मेंबर्स, टू स्टार्ट विद आई एक्सप्रेस, मैं अपना ग्रीटिंग करना चाहता हूँ जोशी साहब का कि उन्होंने अपना इतना टाइम निकाला इस काम के लिए। प्रधान जी को भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ जैसे गोयल साहब का कि बुक रिलीज फंक्शन के लिए इतना टाइम निकाला उन्होंने। मैं भारत विकास परिषद का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस फंक्शन को अरेंज करा। और ये बुक लिखने का जो मेरे को आइडिया आया, ये 12 मार्च 2021 को जब प्रधानमंत्री का आज़ादी का अमृत महोत्सव का उन्होंने स्पीच करी, उन्होंने महात्मा गांधी के अलावा क्रांतिकारी वीरों को भी श्रद्धांजलि भेंट की थी। तो मेरे दिल में आया कि हमें कैसी किताब लिखनी चाहिए जिसमें जो सारे क्रांतिकारी वीरों के बारे में रेफरेंस हो, उनकी कुर्बानियों का और उनका वो करने का। और इसलिए फिर ये किताब आई थी, रेवोल्यूशनरी शेडेड ब्लड फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। सो दिस बुक इज मच क्रेडिट गोज टू द मूवमेंट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसकी वजह से ये किताब ये हो सके। एक बात इसमें किताब में ये है कि जो हीरो उनकी कुर्बानियाँ हैं बीच की, जो रेवोल्यूशनरी पैट्रियट्स के थे और उनकी कुर्बानियाँ देश की आज़ादी के लिए, ये डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, पर लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो उन्होंने अपने 1857 के गदर पैट्रियट्स को उन्होंने उनकी भूल गए या उन्होंने आगे वाले फ्यूचर जनरेशन को इसके बारे में शिक्षा दी, इसके बारे में जरूर मैं जिक्र करूँगा। पहले श्याम मिशन वर्मा थे, वो थे गुजरात कच्छ स्टेट के रहने वाले थे। उन्होंने इंडिया स्टेट में इंडिया हाउस लंदन में बनाया ताकि भारत के विद्यार्थियों को वहाँ जाने का और पढ़ने का मौका मिल सके, ताकि दुनिया का उनको एक्सपोजर मिले। और उसमें जो बाल गंगाधर तिलक वगैरह जैसे थे महान देशभक्त, उन्होंने जैसे ये नारे दिए कि स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, या दूसरा जैसे कहा था कि इफ पैट्रियटिज्म इज ए क्राइम आई एम ए क्रिमिनल। ऐसे देशभक्तों ने जनरेशंस को उत्साह पैदा करा उनको दैट दे शुड आल्सो सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री। और जो 1857 की मूवमेंट थी या वार थी, उसको अंग्रेजों ने लूटने कहा था और अपने पंजाबी में उसको गदर कहते थे। बट जब 1906 में वीर सावरकर वहाँ गए, गंगाधर तिलक ने उनको स्पॉन्सर करा और श्याम कृष्ण वर्मा ने वो स्कॉलरशिप दिया, इंडिया हाउस में रहे। उन्होंने जब आर्काइव्स में और लाइब्रेरीज में देखा तो फिर उन्होंने देखा उनको टाइटल दिया इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस 1857। अब वो वहाँ पब्लिश नहीं हो सकती थी, तो जो ड्राफ्ट था उसका
उन्होंने उसी को किक फिक्स वगैरह करके कुछ नाम लेके बाहर भेजा, बाहर जाके वो पब्लिश हुई। और फिर ये जो अगले वाले क्रांतिकारी जी थे उनके लिए ये एक बाइबल की तरह बना, एक उत्साह देने के लिए बना। और वीर सावरकर ने बहुत उसके बाद देशभक्ति का काम ये भी करा। और मंगल जो अपना थे मदनलाल धिंगरा थे, उन्होंने उत्साहित होकर तो जब जैक्सन को उन्होंने कर्नल वाइली को इशू करा 1 जुलाई 1909 में, और उनकी जो बातें थी ये देखने वाली है कि वो कुर्बानी तो रेवोल्यूशन थे, वो पहली कुर्बानी नहीं करते थे, उनके चालाक भी इतने ज़्यादा अच्छे होते थे। अब जैसे उन्होंने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरे क्लोथ भी और बिलोंगिंग सब सोल्ड की जाए, बेची जाए, और जो उसमें मनी आमदन आए उसको देश के काम के लिए लगाई जाए। देखो अपनी देश की अपनी जिंदगी भी कुर्बानी कर दी, और कहते जो थोड़ा बहुत सामान मेरा है वो बेचा जाए और देश के लिए समर्पण करा जाए। फिर जो पंजाबी अपने देश सेटल हुए थे कनाडा वगैरह में या अमेरिका वगैरह में, उन्होंने गदर पार्टी बनाई, और जो पहला उसका मसाला था वो गदर वीकली के नाम पे पब्लिश हुआ था। तो वीर सावरकर ने ये 1 नवंबर 1913 को चालू करा, और उसमें बहुत ऐसे इसी में इसके जो 1853 की बाद में से एक पन्ना आ जाता था, कुछ वहाँ का लिखते थे, बंदे मातरम को उन्होंने दोनों में लिखा होता था। सरदार सिंह सराभा एक छोटा सा लड़का था, वो तो पढ़ने के लिए वहाँ गया था 17-18 साल का, वो भी फिर इस गदर पार्टी में ज्वाइन करा, और उसने वो जो पंजाबी की ट्रांसलेशन से वो पब्लिश करता था, और ये कहता था सेवा देश की जिंदगी बड़ी औखी, गल्लां करनियां के सुखालियां ने, जिन्ना देश सेवा विच लैर पाया उन्हां लखां मुसीबतां चलियां। और फिर जेडे बेसिकली गदर की गूंज उन्होंने किताब इकट्ठी की, जिसमें पोइम्स वगैरह सी बड़ियां सिंपल पोइम्स, लेकिन इतनी मन को उत्साहित करने वाली थी। जैसे पहले उन्होंने लिखा था, गल्लां फोकियां नाल ना कम हुंदे, बेला आ गया युद्ध मचावने का, ना उन्हां दा विच जहान रोशन, जिन्ना शौक शहीदियां पावने का। उन्होंने जो 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ अंग्रेजों ने वार डिक्लेयर कर दी जर्मनी के खिलाफ। 5 अगस्त को अपने गदर पैट्रियट्स ने वार डिक्लेयर कर दी देश की ब्रिटिश, और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी पब्लिक को इनवाइट करने के खातिर के हमारे को ज्वाइन करो। उन्होंने कहा कि जो सैलरी है क्या मिलेगी, डेथ, अवार्ड, मार्टरडम, पेंशन, फ्रीडम फॉर द कंट्री, फील्ड ऑफ आर हिंदुस्तान। बस वो गाड़ियाँ भर के शिप पट के हम भारत में आने लगे, और अंग्रेजों ने बड़े कानून के खिलाफ बनाए जिसके साथ उसको आने से रोका जाए। लेकिन फिर भी वो गदर पैट्रियट को इतने उत्साहित थे देश में आने के लिए और देश को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन वो अल्टीमेटली उनके ब्रिटिश के टाउन्स थे, उन्होंने राष्ट्रपति बोस को बुलाया था, और 21 फरवरी को उन्होंने डिसाइड करा था कि हम जाके सिपाहियों को इंसाइट करेंगे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हों। लेकिन वो स्कीम पहले ही जो टाउन से उन्होंने अंग्रेजों को बता दी। फिर इन्होंने डेट बदल के 19 फरवरी कर दी, 19 फरवरी 1915। लेकिन फिर ब्रिटिश टाउन से उन्होंने अंग्रेजों ने बता दी, और जिसके जो उनकी स्कीम फेल हो गई, और करतार सिंह सराभा को फांसी हुई। 5-6 और बंदे थे जिसके गोपाल विष्णु गणेश पिंगले भी थे। और फांसी पे जाने से पहले करतार सिंह सराभा ने एक एड्रेस करा नेशन को या अपने साथी देश को, यही पाओगे महशर में ज़बान मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का है हिंदुस्तान मेरा, मैं हिंदी एक हिंदी, मैं बंदा हिंदू है हिंदुस्तान मेरा, मैं हिंदी ठेठ हिंदी खून हिंदी जात हिंदी हूँ, यही मजहब यही फिरका यही खानदान मेरा,
यही बस एक पता मेरा, यही नामो निशान मेरा। कदम यूं मादरे भारत तेरे में उठते व बैठते, कहाँ किस्मत मेरी ऐसी, नसीबे ये कहाँ मेरा। तेरी खिदमत में आए भारत, ये जान जाए, ये सर जाए, ये जान जाए, तो समझूंगा ये मरना हयाते याद मेरा। ये 40 जो 25 इनके कैप्टर्स थे, जो साथी थे, उनको अपने पास सेलोटेप में भेजा गया। उन्होंने भी बहुत सीए सहे और अंत में जिन्होंने हिंदवासियों ने रखा, हिंदवासियों रखना याद सन कि दिला तो नहीं भुला जाना, खातिर वतन भी चढ़े हम फांसियां दे, देख असम नहीं घबरा जाना। मौत असा की जिंदगी कौन दी है, फर्ज अपना असा निभा जाना। साड़ी याद ने वतन सपुत्रा में, इश्क वतन का अंत ना जाना। इसके बाद पद सिंह आए 1912 में। 1912 में जो उन्होंने कैपिटल बदली, उनको पंप वगैरह चलाया। फिर उनके 25 जो 9 में उसके बाद में 23 सुभाष चंद्र बोस का आपको पता ही है। फिर IMA के टाइम पर उनकी शहीदी वगैरह हो गई। तो बस मैं इतना ही कहता हूँ कि हमारे में वो हमारी ड्यूटी देश के बारे में बनती है, पर हम उस जिम्मेदारी को पूरी कर नहीं सके। पर देश का प्यार हमारे को सबसे उत्तम होना चाहिए। जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर। जितने जतन से आपने इस पुस्तक को लिखा है, जाहिर सी बात हम सभी इसको पढ़ना चाहेंगे। उसी पुस्तक के लोकार्पण के लिए मैं अनुरोध करूँगा माननीय सुरेश भैया जी जोशी जी और माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि वो कृपया इस पुस्तक का लोकार्पण करें। चलचित्र में भी देखा है तो जोरदार तालियों का से इस पुस्तक का आपको दर्शन करना चाहिए। ये 2 वॉल्यूम में लिखी गई बुक है और जाहिर सी बात इसको पढ़ने की इच्छा मेरी भी है। मैं भी इस पुस्तक को लेकर के पढ़ने की पूरी कोशिश जल्दी करूँगा। इसमें क्योंकि जो हमारे बेसिक फैक्ट्स है, पूरे फैक्ट्स पर ही आधारित पूरी किताब सबने लिखी है। यहाँ पर उपस्थित सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट के अभी सर्विंग और फॉर्मर जजेस, NGP मेंबर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, तो जितने भी सभी उपस्थित मेरे भाई लोग बहन, सबसे पहले तो मैं जस्टिस एस.एन. अग्रवाल को बधाई देता हूँ कि आपने इतनी मेहनत से ये पुस्तक लिखी और ये बहुत सारी सामग्री जो हम सबके लिए बड़ी उपयोगी होगी इसको उसने लाया, इसका आज विमोचन हो रहा है। बुक का टाइटल आपने देखा है कि रेवोल्यूशनरी हैड देयर ब्लड फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, भारत के आजादी में क्रांतिकारियों की शहादत। ये बुक का टाइटल फाइनली जो छपी है इसका है। जब ये पुस्तक लिख रहे थे और इन्होंने जो इसका मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया था, ये कहने लगे कि इसका फॉरवर्ड कौन लिखेगा। मैंने कहा कोई बड़ा आदमी देखी फॉरवर्ड लिखने के लिए, तो कहने लगे नहीं आप ही लिखिए। तो मुझे वो फॉरवर्ड लिखने का मौका मिला और उसके कारण से मैंने इस पुस्तक का अध्ययन किया। और जो फॉरवर्ड लिखने से पहले जो इनका ड्राफ्ट था
उसका टाइटल डिफरेंट था और मैंने अपने प्रस्तावना में फॉरवर्ड में उस पुराने टाइटल का मेंशन किया था। लेकिन ठीक है, तो उनका पहला टाइटल ये था माय कंट्रीमेन डोंट फॉरगेट अस, जो कविता उन्होंने अभी आपके सामने रखी। और पुस्तक में बहुत ही जानकारी भी और प्रेरणादायक भी है और जानकारी के हिसाब से भी पुस्तक मेरे हिसाब से ये हम सबको ही ये पढ़नी चाहिए, पूरे देशवासियों को पढ़नी चाहिए। और आज इसका लोकार्पण हो रहा है आदरणीय भैया जी जोशी, जिनका पूरा जीवन देशभक्ति में लगा है। वो भी एक क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी केवल वही नहीं है जो फांसी पे चढ़े, जिन्होंने देश का काम किया, हर अपने पूरे जीवन को कुर्बान किया, वो भी क्रांतिकारी है। और आज यहाँ पर स्थित जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये अब शिक्षा की क्रांति में लगे हैं और शिक्षा की क्रांति बड़ी आवश्यक है बाकी क्रांति के। हमारे पूर्वज कितने महान थे, उनके क्या विचार थे, उनके मन में एक विकास का क्या मॉडल था, वो शायद हम पूरी तरह से हम याद नहीं रह रहे और इसलिए इस पुस्तक की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। आज के दिन बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले कुछ चर्चा चल रही है और जो समस्याएं हैं उसका मेन कारण, मुख्य कारण उसका यही है कि हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, हम अपने विकास के मॉडल को भूल गए हैं, हमारे जीवन के प्रति हमारी जो दृष्टि है उसको भूल गए हैं। तो ये सब याद करने के लिए ये पुस्तक की बहुत बड़ा महत्व है। भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर है, जिसमें आर्टिकल 51 कैपिटल ए स्मॉल ए, उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू बी इंस्पायर्ड बाय द लाइव्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी, सबसे पहली बात तो है कि हमें ये पता हो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। हमें फंडामेंटल राइट्स का तो पता है, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है वो क्या है, ये कई बार बहुत लोगों को पता नहीं। और वो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक हैं उनसे प्रेरणा लेना, ये तब तक संभव नहीं जब तक हमें पता ना हो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन हैं। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है इस पुस्तक के अनुसार भी। 12 अप्रैल 1919 ठीक 4 बजे, जो आपका कार्यक्रम भी 4 बजे 12 अप्रैल तो आज शुरू हो रहा है, 103 साल पहले रॉलेट बिल के विरोध में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को एक जलसा करने का तय हुआ और 12 अप्रैल को 1919 को कर्फ्यू लगा हुआ। रोलेट एक्ट जो पास किया गया उसमें प्रोविजन थी फॉर डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड नो रेमेडी अगेंस्ट दैट, जैसा इमरजेंसी में बाद में 1975 में बना। और उसके विरोध में लोग खड़े हो रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया। 12 अप्रैल 1919 को 4 बजे जो सिविल सोसाइटी के लीडर थे उनकी बैठक हुई और उन्होंने कहा इससे कुछ भी परिणाम हो हम इसके विरोध में सामने आए। और 13 अप्रैल 1919 को वो कार्यक्रम जलियांवाला बाग में हुआ, जिसमें कुछ भाषण हुए, लेकिन अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए वो पीसफुल बिल्कुल मीटिंग चल रही थी और जनरल डायर ने फायर करके वहाँ पर बड़ी संख्या में जो वहाँ पर उपस्थित थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, लेडीज थे, उनको शूट कर दिया। और भगदड़ मचने के कारण एक वहाँ पर कुआं था, बहुत लोग कुएं में गिर गए, जिसको खूनी कुआं कहा जाता है, और अब भी लोग देखने जाते हैं अमृतसर में जो जलियांवाला बाग का वो स्थान। तो जो मिशन उस समय जो स्पिरिट थी अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध
लड़ाई करनी, उसको इस पुस्तक में दिखाया गया है। उनका मिशन क्या था, ये पुस्तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा उनका मिशन क्या है। अभी आपको उन्होंने कुछ पोइम्स, गजल की गूंज पंजाबी में, ये छोटी सी एक बुकलेट है जो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में चला, और गदर मूवमेंट जो शुरू हुआ, सोहन सिंह पठाना और जो बाकी उनके साथी थे, करतार सिंह सराबा, वो उसमें थे। 1914 में उनका प्लान ये था कि जब जर्मनी का और ब्रिटिशर्स की फाइट चल रही थी और लड़ाई जब 1914 की होगी, तो ब्रिटिश के अत्याचार को दूर करने के लिए तरीका ये है कि जर्मनी की फोर्सेस के साथ हम लोग मिल जाएं। ये उन्होंने अमेरिका में रहकर प्लान किया। कुछ लोग कनाडा में थे, जापान में थे, बाकी देश के जो लोग थे उनको उन्होंने अपील की कि आप सब लोग आइए और इसका प्रतिरोध करिए ताकि हम आज़ादी पा सकें। अब करतार सिंह सराबा 1914 में he was only 15. He was 1899 born from लुधियाना, और वो उस समय अमेरिका चले गए थे और बर्कले यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। और वो 15 साल की आयु में उनके लाइफ का ये मिशन था और उन्होंने ये योजना बनाई और ये पुस्तक पंजाबी में लिखी, पोइट्री की, और खुद ही प्रेस लगाकर उसको छापी। ये सब हिस्ट्री इस किताब के अंदर है कि कैसे किया, वो पॉइंट्स भी इस किताब के अंदर है। वीर सावरकर इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए थे। उससे पहले वो पूना में थे और वहाँ पर इंडिया हाउस में उन्होंने श्यामजी वर्मा को ज्वाइन किया और वहाँ उन्होंने इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये किताब लिखी और 6 मई 1907 को टेलीग्राफ पेपर जो लंदन से छपता था, उसमें एक हेडलाइन में एक आर्टिकल छपा, एम्पायर सेव 50 years बैक। तो उन्होंने क्लेम किया कि 50 साल पहले जो 1857 की लड़ाई हुई उसको हमने क्रश कर दिया और हमारा ब्रिटिश एम्पायर बिल्कुल सेफ है, कुछ नहीं हो सकता। उसके रिएक्शन में 10 मई 1907 को वीर सावरकर ने ऑपरेशन हिट बैक शुरू किया और उन्होंने एक पंफलेट, जिसमें पोएटिक फॉर्म में एक पंफलेट लिखा, ओ मार्का है, जो इस पुस्तक के पेज 58 के अभी आपके पास पुस्तक नहीं आपको मिलेगी तो उसमें पढ़िए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने उनकी वीर गाथाओं का और ये कहा कि मेरे ऊपर कर्जा है और आप सबके ऊपर कर्जा है भारतवासियों, कि जो 1857 में मर गए, उनका जो मिशन था कि हिंदुस्तान को आजाद करवाना, उसके लिए हमें पूरी तरह से प्रयास करना है। और अंग्रेजों को उन्होंने वार्न किया कि ये मत समझिए कि आप बच गए हैं, ये मत समझिए कि हिंदुस्तानियों में अभी दम नहीं है, अभी हिंदुस्तान में बहुत दम है और आप हम उखाड़ कर फेंक लेंगे। लंदन के सब दीवारों पे लाल शाही में उन्होंने वो मार्का जो पम्फलेट उन्होंने खुद ड्राफ्ट किया उसको छापा। 1883 बोर्न थे वीर सावरकर और लाला हरदयाल ने 1906 में उनको ज्वाइन किया। 1908 में खुदीराम बोस कलकत्ता में बॉम्बिंग के कारण जो अत्याचार के ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसमें उनको 18 साल की एज में फांसी हुई। बहुत सारी बातें हैं, समय सीमित है, 1-2 मिनट में और लेना चाहता हूँ। मुझे पता है कि समय की सीमा है और आदरणीय भैया जोशी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को हमें सुनना है जो असली पट्टा है आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन 2-3 चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, कुछ लीगल पहलू है जो मुझे लगता है कि जरूरी कहने को आवश्यक है। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वाइली जो एक्स कलेक्टर ऑफ बॉम्बे था, जिसने बॉम्बे में बहुत एट्रोसिटीज की थी, उसको 1/7/2009 को शूट किया और 2 जुलाई 1909 को उसको कोर्ट में पेश किया गया। और उस कोर्ट में जो पेश होने पर उसने स्टेटमेंट दिया
उसने कहा माई सेक्रीफाइस इज फॉर इंडिया ग्लोरी, आई एम ए पैट्रियट, माई डेथ विल बी रिवेंज बाय माई कंट्रीमेन, आई डोंट प्लीड फॉर एनी मर्सी, I wish that English people should sentence me to death. In that case, the revenge will be all the more keener. ये उन्होंने जब ट्रायल में वो अपीयर हुए, अब ये जो स्टेटमेंट्स थी उस समय बहुत लोगों को इंस्पायर करती थी और आज भी मुझे लगता है अगर पढ़ेंगे तो उससे हम प्रेरित होंगे। ट्रायल के समय जब उनको पेश किया गया उनके मन में कोई डर नहीं था और उन्होंने कहा आई हैव डन माई ड्यूटी, I have committed no offense. I am only defending my countrymen. 23 जुलाई 1909 को जब उनको फांसी की सजा दी, उन्होंने जज को कहा, I thank you sir. I feel proud I am giving my insignificant life for the good of my country. उसके बाद उनकी स्टेटमेंट प्रेस में जर्नलिस्ट ने उनकी स्टेटमेंट ली जो सारे लंदन के पेपर में छपी और उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं भी छपी पेपर में। उन्होंने कहा एज हिंदू आई फील ए रॉन्ग हैज बीन डन टू माय कंट्री व्हिच इज इंसल्ट टू गॉड, पुअर इन हेल्थ एंड इंटेलेक्ट, ए सन लाइक माई सेल्फ हैज नथिंग एल्स टू ऑफर टू माई मदर बट हिज ओन ब्लड एंड सेम, एंड आई हैव सैक्रिफाइस्ड द सेम ऑन हर अल्टार, हर कॉज इज द कॉज ऑफ श्री राम, हर सर्विसेज आर सर्विसेज ऑफ श्री कृष्ण. This war of independence will continue between India and England so long as Hindu and English races last. Only lesson required in India at present is to learn how to die, and the only way to teach is by dying ourselves. Therefore, I die and glory in my martyrdom. जब ये उनकी एक लाइन बोल है, my only prayer to God is may I be reborn of the same mother, and may I re-die the same sacred cause till the cause is successful and she stands free for the good of humanity and glory of God. Vande Mataram. ये नजरलाल ढींगरा का प्रेस में वक्तव्य छपा। जब ये प्रेस में वक्तव्य छपा तो चर्चिल जो इंग्लैंड के बड़े लीडर थे उनसे पूछा गया कि आपको क्या कहना है इसके बारे में, और चर्चिल ने कहा these are the finest words ever made in the name of patriotism. तो जैसा आपको पता है वीर सावरकर के ऊपर एक ट्रायल चला फॉर मर्डर ऑफ जैक्सन इन नासिक, और चार्ज ये था कि उन्होंने इंग्लैंड से पिस्टल जो भेजी उस पिस्टल को मिस्टर किरहारे जो मेन यूज था उसने उस पिस्टल को यूज किया और सावरकर को कॉन्स्पिरेसी के लिए उसको को एक्यूज बनाया गया, उसके वारंट इशू किए गए। फरवरी 1910 में वो पेरिस में थे और उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। उनको शिप में इंग्लैंड से नासिक तक लाया गया और उनको 2 उम्र 2 लाइफ सेंटेंसेस उनको अवार्ड दी। उसी समय लाजपत राय यानी पाल लाल ये बड़े रेवोल्यूशनरिस्ट थे जिन्होंने फाइट किया और सबकी कहानी इस पुस्तक में अंकित है। कनाडा और कैलिफोर्निया में जो 1903 में ये गदर पार्टी बनी जिसके सोहन सिंह पठाना फाउंडर थे, और 1914 में जब जर्मनी इंग्लैंड फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इनकी प्लान बनी जिससे करतार सिंह सराबा और बाकी लोग थे उन लोगों को डेथ सेंटेंस दी गई। करतार सिंह सराबा वाज हैंग्ड व्हेन ही वाज 18 और उसकी बहुत सी पॉइंट्स हैं। जब उन्होंने ये बनाया तो अंग्रेजों ने फॉरेनर ऑर्डिनेंस बनाया जिसमें भारत में भारतवासियों का लौटना प्रोहिबिट किया। तो ये कुछ लीगल विषय थे और फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जिसमें उनको फांसी दी गई उसको जजमेंट इसमें है। मैं ये चाहता हूँ कि जो लॉ के स्टूडेंट्स और टीचर और प्रोफेसर हैं वो इसके ऊपर एक मूक कोर्ट कॉम्पिटिशन कर रहा है कि क्या ये एविडेंस है जो हम कहते हैं ब्रिटिश जस्टिस इज ग्रेट जस्टिस। आप देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि डेथ सेंटेंस देना ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्पिरेसी चार्ज जस्ट बेस्ड ऑन द मटेरियल व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि जो मटेरियल कॉन्स्पिरेसी चार्ज की सपोर्ट में प्रोड्यूस किया गया
वो बहुत ही वैल्यूएबल मटेरियल है। देशभक्ति का पाठ उस मटेरियल में है। जब तक हम फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी पूरी नहीं कर सकते, जब तक उस मटेरियल को रिसर्च, उस मटेरियल को स्टडी ना करें। तो आपकी जो ये पुस्तक है, उसके अलावा मैंने अग्रवाल साहब को सुझाव दिया कि आप वो सारा मटेरियल अलग से भी एक टेक्स्ट उसकी छापिए, और ये अंग्रेजी में उन्होंने लिखी है क्योंकि मटेरियल इनके पास अंग्रेजी में ही उपलब्ध था। लेकिन मेरा सुझाव है कि ये पुस्तक सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाए ताकि सभी को इसका पूरे देश में लाभ हो। ये जो स्ट्रगल है, ये जो पुस्तक में लिखा है, अंग्रेजों को भारत से निकालना और स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये एक प्रकार से वो 1947 में 15 अगस्त 1947 को जो भारत की आज़ादी हुई, ये एक उसका चैप्टर पूरा हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो कंप्लीट नहीं है जो आज़ादी नहीं हुई, क्योंकि जो उनकी लाइफ का मिशन था, जैसे भगत सिंह को पूछा गया कि आपने बम क्यों फेंका, उन्होंने कहा बम मैंने जागृति पैदा करने के लिए फेंका, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है इस बम को मैंने खुद डिजाइन किया है, इससे किसी को सिंपल हार्ट भी नहीं हो सकता। लेकिन आपने मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलाया है, मुझे आपको फांसी देने के दे दीजिए, लेकिन मैंने तो केवल जागरूकता के लिए किया है, और वो जागरूकता की अभी भी आवश्यकता है। तो जज ने उसको पूछा कि आप क्या जागरूकता चाहते हैं, उसने कहा मैं जागरूकता ये चाहता हूँ कि भारत में जो अन्न पैदा करता है वो खुद भूखा है आपकी नीतियों के कारण, क्योंकि आप उसको डिप्राइव कर देते हैं। जो कपड़े बुनता है वो कपड़े आप सब इंग्लैंड में ले जाते हैं या अमीर लोगों को मिल जाते हैं, वो अपने तन को ढक नहीं सकता। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है वो उसके पास अपने रहने की भी छत नहीं है। ये बड़ा भारी अन्याय है। तो ठीक है, अंग्रेजों का शासन समाप्त हुआ, लेकिन अन्याय अभी भी बहुत सा अन्याय है जिसके विरुद्ध लड़ने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिकता के परिवर्तन की जो हमारी एंशिएंट ग्लोरी है, हमारी एंशिएंट कल्चर है, और जो सभी समस्याओं के लिए विश्व में ठीक रास्ता दिखा सकती है, जो विश्व को ठीक रास्ते पे ला सकती है, उसकी आवश्यकता है। मैं समझता हूँ इस पुस्तक से ये एक नई क्रांति का उद्घाटन हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।